डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जैसा कि कल के क्लास में हमने कहा था कि जो मुगलों की धार्मिक नीति थी उससे अलग हट के हम लोग औरंगजेब का विशेष रूप से धार्मिक नीति का अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये विषय काफ़ी विवादित है और इस पर इतिहासकारों के बहुत सारे अलग अलग विचार हैं। और यही वजह है कि विवादित होने के कारण परीक्षा में इसको अक्सर पूछा जाता है और उससे आपकी निष्पक्षता की जांच की जाती है। तो हम लोग के लिए बहुत ही अनिवार्य हो जाता है कि हम लोग भी इस विवादित विषय को इस तरीके से देखें कि हम लेखन शैली में और उसकी व्याख्या में पूरी तरीके से निष्पक्ष दिख पाए। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अगर इसको कोई मुसलमान व्याख्या करेगा तो औरंगजेब को एक महापुरुष के रूप में चित्रित करेगा, और अगर कोई हिंदू इसकी व्याख्या करेगा तो उसको एक विलेन के रूप में जो है चित्रित करेगा। तो दोनों अतिवादी विचारधारा है। ना ही औरंगजेब की एक महान पुरुष के रूप में व्याख्या की जा सकती है और न ही उसको विलेन के रूप में व्याख्या की जा सकती है, क्योंकि वो एक शासक है और उसका मूल्यांकन एक शासक के आधार पर ही किया जा सकता है, और वो भी तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार। तो पढ़ने के क्रम में आप भी अपने मस्तिष्क को इसी रूप में बांधें कि हम एक शासक के उपलब्धियों के आधार पर उसका मूल्यांकन करने जा रहे हैं। खास तौर से चूंकि उसके विवाद का विषय धर्म है, तो हमारा दृष्टिकोण जो है एक शासक के रूप में उसका जो धार्मिक दृष्टिकोण था वो क्या था और वो कैसे विवाद का कारण बना और उसकी वास्तविकता क्या थी, ये सारी बातें हम लोग आज की क्लास में देखेंगे निष्पक्षता के साथ। तो सबसे पहली बात ये कि औरंगजेब ने 50 वर्ष तक शासन किया। और ये जो 50 वर्ष तक शासन किया, तो इस समय में जो मुगल साम्राज्य था वो अपने चरमोत्कर्ष पर परंतु औरंगजेब के काल में ही पतन की प्रक्रिया आरंभ हुई और उसकी मृत्यु के बाद मुगल वंश पतनशील हुआ। इस दोनों के लिए औरंगजेब की धार्मिक नीति को उत्तरदायी ठहराया जाता है। तो इंट्रोडक्शन में ये एक बात है जो आपको अच्छे से समझनी है। वो बात यह है कि औरंगजेब सारे मुगल बादशाहों में सबसे लंबी अवधि तक शासन करने वाला।
50 वर्ष पूरा का पूरा। अकबर ने भी शासन किया तो 50 वर्ष पूरा नहीं कर पाया, 49 वर्ष में ही उसकी मृत्यु हो गई। तो कुछ ही दिन ज्यादा, लेकिन औरंगजेब ने सारे मुगल बादशाहों में सबसे ज्यादा शासन किया। साथ ही साथ वो शासक जो है वो बहुत बचपन में नहीं बन गया था, मतलब बहुत उम्र होने के बाद वो शासक बन गया। इसका मतलब आयु भी बहुत अधिक था उसकी, और अपनी मृत्यु के समय तक सारे शरीर के अंग उसके सही सलामत थे। माने बहुत बूढ़ा हो जाने के बाद भी वो कार्य करने में पूरी तरीके से सक्षम था, युद्ध करता था, प्रशासनिक कामों को करता था। और दूसरी बात ये थी कि पूरे मुगल वंश में जब से बाबर आया था और औरंगजेब, तो इन सभी में मुगल साम्राज्य इसके पीरियड में ज्यादा एरिया में फैला हुआ था। अकबर के पीरियड में बीजापुर गोलकुंडा शामिल नहीं थे, बाकी सब थे, लेकिन औरंगजेब ने बीजापुर गोलकुंडा को अपने साम्राज्य में शामिल किया। इसका मतलब औरंगजेब का साम्राज्य अकबर और शाहजहां से भी बड़ा था, अर्थात ये अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंच गया। अब इससे ज्यादा एक्सपेंशन जो है नहीं हो सकता। ऐसा एक्सपेंशन पूर्व के कालों में भी हुआ है, लेकिन वो एक्सपेंशन पूर्व के कालों में जो हुआ उसमें अधिराजत्व की नीति का पालन किया गया। प्रत्यक्ष नियंत्रण की नीति का पालन सिर्फ एक शासक करता है, वह हुमायूं तुगलक। तो जैसे ही प्रत्यक्ष नियंत्रण वो स्थापित करता है, वैसे ही उसी के जीवन काल में विघटन हो जाता है। लेकिन औरंगजेब की विशेषता यह थी कि वो प्रत्यक्ष नियंत्रण के बावजूद भी उसके काल में विघटन नहीं होता। अब उसके काल में विघटन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, ये बात सही है। विघटन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, ये आप कैसे कह सकते हैं? तो विद्रोहों का एक क्रम चल पड़ता है, जिसके आधार पर आप कहते हैं कि पतन की प्रक्रिया शुरू हो गई। पतन हुआ नहीं था, लेकिन पतन का प्रोसेस जो था, डिक्लाइन का प्रोसेस दिखने लगा। सिर्फ विद्रोह में ही नहीं, बल्कि भूराजस्व की वसूली में जितना पहले होता था उतना अब नहीं होने लगा। इसी प्रकार से जो दरबारी शान शौकत था उसमें कमी लाना पड़ा उसको, क्योंकि पैसा ही नहीं। तो ये सारी चीजें व्याख्या करती हैं कि पतन की प्रक्रिया औरंगजेब के जीवन काल में शुरू हो गया, और जैसे ही औरंगजेब मरा वैसे ही पतनशीलता आरंभ हो गई, और ग्रेजुअली धीरे धीरे करके यद्यपि के 150 वर्षों तक मुगल का शासन जीवित रहा, लेकिन वो वैभव और वो पराक्रम नहीं था जो ग्रेट मुगलों में, और अंततः ये दिल्ली तक सिमट करके रह गया और बहुत सारे क्षेत्रीय राज्यों का उदय हो गया। तो ऐसी परिस्थिति में एक मुद्दा बनता है, वो पतन का कारण हम लोग अलग पढ़ेंगे। यहाँ आज के क्लास के में सिर्फ यही फोकस है कि इतिहासकारों का एक वर्ग है जो ये मानता है कि मुगल वंश के पतन के लिए 100% औरंगजेब जिम्मेदार, और औरंगजेब की जो धार्मिक विचारधारा थी, जो धार्मिक नीति था, वो जिम्मेदार। तो हम लोगों को आज के क्लास में यही फोकस करना है कि क्या औरंगजेब वास्तव में वो अपने धार्मिक विचार के कारण मुगल साम्राज्य को धराशायी कर दिया, या क्या मुगल साम्राज्य का पतन या समापन जो कहिए औरंगजेब की धार्मिक नीति जो हिंदू विरोधी थी उसके कारण हुई। तो इसकी छानबीन हम लोग को आज की क्लास में करनी है। क्लियर? अब देखिए साहब, इस क्रम में इतिहासकारों के मत जो है इतिहासकारों के मत निम्न 3 विचार पर चले। हम 3 विचारों को पहले देख लेते हैं,
तब फिर घटनाओं के आधार पर उसका हम लोग मूल्यांकन करेंगे। एक विचारधारा था कि हिंदू विरोधी नीति, हिंदू विरोधी नीति के कारण उसका पतन, और इस विचारधारा के जो प्रवर्तक हैं वो उर्जुले हेग हैं, उसके बाद Y.A. स्मिथ हैं, और उसके बाद Y.N. सरकार है। दूसरा विचारधारा जो है वो ये कि व्यक्तिगत धर्मनिष्ठा का व्याख्या करते हैं, और इसके समर्थक जो हैं नोमानी और फारूकी हैं। और तीसरी जो विचारधारा है आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों को उत्तरदायी ठहराता है, और इसके विचारधारा है सतीश चंद्र, अतहर अली, और R.P. त्रिपाठी। अब देखिए इसमें आपको समझना है, तब हम लोग ये हिस्टोग्राफी ऑन दिस टॉपिक हम लोग देख रहे हैं, यानी औरंगजेब के धार्मिक विश्वास पर जो इतिहास लेखन उभर करके सामने है। इतिहास लेखन समझ रहे हैं ना, किसी विषय पर उसकी व्याख्या। औरंगजेब, मुगल साम्राज्य के पतन के लिए औरंगजेब की धार्मिक नीति कितनी उत्तरदायी थी, इस विषय पे जो इतिहास में चीजें लिखी गई हैं तो उसको तीन कैटेगराइज किया जा सकता है। इतिहासकारों ने तीन प्रकार के विचार दिए हैं। उसमें पहला जो वर्ग उभर के सामने आता है वो इस बात की व्याख्या करता है कि औरंगजेब पूरी तरीके से हिंदू विरोधी, उसने हिंदुओं पर बहुत सारी निर्योक्ताएं लगा दी, जैसे जजिया कर लगा दिया, तीर्थ यात्रा कर पुनः लगा दिया। इसके अलावा जो है वो हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया, हिंदू मंदिरों को बनाने पर प्रतिबंध लगा दिए, राजस्व के पदों से हिंदुओं को निकाल दिया, और व्यापारी के रूप में जो है वो हिंदुओं को हतोत्साहित किया, क्योंकि मुस्लिम व्यापारियों को कर मुक्त कर दिया। तो ये सब आधार बना के कहा जाता है कि औरंगजेब ने जो ये हिंदू विरोधी नीति अपनाई, उसके वजह से न सिर्फ राजपूतों में बल्कि आम हिंदू प्रजा में भी उसके खिलाफ जो है एक असंतोष पैदा हुआ, और इसकी परिणति ये थी कि उसके शासनकाल में सतनामियों जैसे, बुंदेलों जैसे, जाटों जैसे और सिखों जैसे विद्रोह हुए। और इस मत के जो समर्थक थे वो उर्जुले हेग, Y.A. स्मिथ, यानी जिसका पहला हिस्ट्री का बुक था जो हम लोग हिस्टोग्राफी में पढ़े थे, और Y.N. सरकार यानी यदुनाथ सरकार। यदुनाथ सरकार वो हिस्टोरियन हैं जिनको औरंगजेब पर कमांड है, माने सबसे ज्यादा औरंगजेब पर पुस्तक लिखी है इन्होंने। तो औरंगजेब का वर्णन हो और यदुनाथ सरकार का
वर्णन ना हो ऐसा नहीं हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि आपके पटना यूनिवर्सिटी जब इस्टेब्लिश हुआ था तो इसके प्रथम एचओडी था, प्रथम प्रोफेसर। तो इन लोगों ने औरंगजेब के बारे में इस प्रकार से व्याख्या। अब दूसरा है नोमानी और फारूकी का मत। इन्होंने औरंगजेब का महिमा मंडन किया और इस ढंग से व्याख्या किया है कि औरंगजेब का व्यक्तिगत जीवन जो था वो एक साधु के समान था। वो बहुत कम वैभव का इस्तेमाल करता था, साधारण कपड़े पहनता था, पूर्व के बादशाहों की तरह नहीं, साधारण खाना खाता था। सबसे बड़ी बात है कि राजकोष से कोई धनराशि नहीं लेता था। अपने व्यक्तिगत खर्च के लिए खुद पुस्तकें लिखकर और टोपियां बना करके अपने खर्च को पूरा करता था। अपने मृत्यु के लिए उसने 32 रुपये 33 रुपये जो है वो रिजर्व रखे थे कि हमारा कफन दफन करना है, इससे राजकोष से एक पैसा नहीं लेना उसके लिए। इसके अलावा बहुत बड़ा न्यायप्रिय शासक था, न्याय किया करता था। और इन सभी के परिणाम स्वरूप आप उनके व्यक्तिगत जीवन के कारण ये नहीं कह सकते कि वो हिंदू विरोधी था। ये फारूकी और नोमानी का मत है। और साथ ही साथ ये भी कहा कि मुगलों ने राजपूतों को बहुत ज्यादा प्रश्रय दिया। इसके समय तक आते आते राजपूत काफी शक्तिशाली हो गए और मुगल दरबार में अधिकांश बड़े बड़े पद इन्हीं के हाथ में चले गए, जिसके वजह से ये उदंड हो गए। तो जब कोई भी शासक के सामने कोई उदंड हो जाता है तो उसकी उदंडता को नियंत्रित किया जाता है। तो औरंगजेब ने उनको नियंत्रित एक प्रशासनिक दृष्टिकोण से किया, वो उदंड हो गए थे। इस वजह से उसको औरंगजेब का हिंदू विरोधी नीति नहीं कहा जा सकता। ये नोमानी और फारूकी का विचार। अब नवीनतम विचार जो सतीश चंद्र अत्तर अली और त्रिपाठी ने प्रस्तुत किया है कि अभी तक औरंगजेब के बारे में जो भी बातें कही जा रही हैं वो तथ्यों से परे है और एकांगी। वास्तविक बात है कि उस समय में औरंगजेब नहीं भी होता तो जो परिस्थितियां राजनीतिक और आर्थिक चली आ रही थी, वो परिस्थितियां में कोई भी शासक रहता तो उसका पतन होता ही। और इन लोगों ने अत्तर अली ने, सतीश चंद्र ने, आर पी त्रिपाठी ने उन मनसबदारी व्यवस्थाओं पर ध्यान केंद्रित किया है जिस मनसबदारी व्यवस्था की स्थापना अकबर ने की थी। और जहांगीर के समय से ही उसमें टूटन आना शुरू हो गया और ये टूटन औरंगजेब के समय में विकराल हो गया। यानी जो मनसबदारी व्यवस्था अकबर के काल में मुगल प्रशासन के लिए रीढ़ की हड्डी थी, तो वो औरंगजेब के सामने समय तक आते आते वो रीढ़ की हड्डी कैंसर ग्रस्त हो गई। और इसका प्रभाव किस पर पड़ा? तो कृषि पर पड़ा। तो मनसबदारी व्यवस्था में संकट का इन लोगों ने जो वर्णन किया है वो इस रूप में किया है कि अकबर ने जितने मनसबदार बनाए थे वो मनसबदार भारत के भूमि के अनुपात में सही थे। मनसबदार क्यों बनाया जाता था कि उस मनसबदार को एक निश्चित संख्या में सैनिक रखने होते थे और वो सैनिक समय आने पर जो है मुगल शासक को काम आता था और उसके लिए उसको भूमि प्रदान की जाती थी। तो जितना का मनसब दिया गया उसी के अनुपात में उसको भूमि दी गई। अब संकट कैसे पैदा हुआ साहब? तो संकट ये पैदा हो गया कि जहांगीर ने दुअस्पा और सीअस्पा का नियम लागू कर दिया। मतलब एक सैनिक जो है एक से अधिक घोड़े रखे लेकिन वेतन वही रखा गया। तो अब उस सैनिक पर तो बोझ पड़ गया ना, तो घोड़े को खिलाना पिलाना रखना और उसके लिए अतिरिक्त धनराशि नहीं दी गई। तो वहां से सेना में कमजोरी आना शुरू होता है। लेकिन इतना नहीं कि इसको देखा जाए। अब जब शाहजहां का दौर आया तो आपने देखा दहिस्ती बहिस्ती नियम लागू किया उसने, सब याद पड़ रहा है। तो उसमें क्या था साहब कि शाहजहां ने कहा कि आप मनसबदार को कि हाँ आपको 8 ही महीना का सैलरी देंगे, बाकी 4 महीना का सैलरी नहीं देंगे। यानी आर्थिक संकट शाहजहां के समय में पूरी शुरू हो गई थी। तब कोई सैनिक 12 महीने में 8 महीना नौकरी करेगा तो 4 महीना क्या खाएगा? वो तो वही ना खाएगा जो 8 महीने में उसको वेतन मिला है।
तो इसका प्रभाव भी मनसबदार पर भी पड़ेगा। तो इस तरीके से मनसबदारी व्यवस्था में संकट आना शुरू हो गया था, और संकट विकराल तब हो गया जब दक्कन के रियासतों को जीता गया और वहां से जो लोग आए, तो भूमि तो वही थी, जो भूमि को तो एक्सपैंड नहीं किया जा सकता था। तो जो पूर्व के मनसबदार थे उन्हीं की भूमियों में बांट करके नए मनसबदार बहाल कर दिए गए और सेना अब नहीं रखी गई। तो ऐसी परिस्थिति में अब जो मान लिया जाए कि 20 कट्ठा का एक मनसबदार है, तर्क के खातिर हम बात कर रहे हैं, अब उसके पास जो है 100 सैनिक है कि 100 सैनिक के लिए 20 कट्ठा आपको दिया गया है। अब बाद में चल के उसे कहा जाए कि नहीं 10 कट्ठा आप दे दीजिए हमको, 10 ही कट्ठा आपके पास रहेगा और सैनिक वही 100 को रहेगा। और वो 10 कट्ठा जो है वो दूसरे व्यक्ति को मनसबदार बना के दे दिया जाता है और उससे अपेक्षा की जाती है कि वो सैनिक रखे। तो इससे इसके दो प्रभाव हुए। एक कि जो मनसबदार था उसका सैनिक क्षमता में कमी आई, अब उसकी सेना में उतना सक्षमता नहीं रह गई क्योंकि पैसा ही नहीं था। और दूसरा, मनसबदार अधिक कर की वसूली के लिए जो है वो कृषकों पर दबाव बनाने लगा। तो कृषकों पर दबाव बनाए तो कृषक कहां से पैसा देगा? जब भूमि में उत्पादन होगा तब ना। और जो उत्पादन हो रहा है, आप बोल रहे हैं कि पूरा का पूरा पैसा हमको दे दीजिए, आप कुछ मत रखिए, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि आप जाइए पाही काश्त और कुछ काश्त के पास, तो जो पाही काश्त होगा वो टिकेगा, वो भाग जाएगा, तो इलाका छोड़ के चला जाए। अब जो पूर्व में उत्पादन हो रहा था वो भी बंद हो गया। तो ये हो गया कृषि संकट। यानी जितना मिल रहा था राजस्व, वो राजस्व भी मिलना बंद हो गया। तो एक ऐसा चक्रव्यूह था मनसबदारी और कृषि संकट का जिसने मुगल साम्राज्य को धराशायी दे दिया। तो सतीश चंद्रा का, आर पी त्रिपाठी का और अतर अली का कहना यह है कि अगर औरंगजेब ना भी होता, कोई बहुत अच्छा शासक उस समय होता, तो उसको भी इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता और उसका साम्राज्य पतनशील हो जाता। तो ये हिस्टोग्राफी में ये बातें उभर करके सामने आई। बात समझ में आई? अब देखिए कि घटनाओं के आधार पर कि जो घटनाएं घटित हुई औरंगजेब के जीवन काल में, उसको देखेंगे हम लोग और देख के पता करेंगे कि ये जो हिस्टोग्राफी में जो व्याख्या किया गया है उस व्याख्या में कौन सी बातें सच है। क्लियर? इस क्रम में हम पाते हैं कि औरंगजेब के शासन जो आरंभिक वर्ष था, आरंभिक वर्षों में द्वंद्वात्मक स्थिति, अब द्वंद्वात्मक स्थिति क्या थी इसको हम लोग को समझना होगा। पहली तो ये थी कि उत्तराधिकार युद्ध में की गई हत्याएं, और दूसरा था उत्तराधिकार युद्ध में राजपूतों का सहयोग।
ठीक है। औरंगजेब शासक कब बना? तो 1658-59 ईस्वी। शासक कैसे बना इसको देखना बहुत ही जरूरी है। तो शासक बनने के वजह से उसके शासन का जो आरंभिक पीरियड था वो द्वंद्व से भरा हुआ था। एक डुअलिस्टिक सिचुएशंस था उसके समक्ष। कौन सा डुअलिस्टिक सिचुएशंस था? इसको अगर हम नहीं समझेंगे तो फिर औरंगजेब की नीतियों को नहीं समझ पाएंगे। पहला तो परिस्थिति ऐसे उत्पन्न हुई उसके समक्ष कि सत्ता को पाने के लिए उसने दूसरों की नहीं, अपने सगे भाइयों की हत्या की। सत्ता को पाने के लिए उसने अपने पिता को विक्षिप्त बोल करके बंदी बनाया। अब देखिए, कुछ इतिहासकार औरंगजेब के इस कार्य को उस पर व्यक्तिगत दोषारोपण करने के लिए प्रयोग करते हैं कि कितना घटिया आदमी था ये, कि उसने अपने भाइयों की हत्या कर दी, अपने पिता को कैद में डाल दिया और इस ढंग से सत्ता की प्राप्ति की। तो ऐसे इतिहासकारों को ये याद रखना चाहिए कि प्राचीन काल में हर्यक वंश पूरा का पूरा पितृहंता वंशी था और हर वंश में गृह युद्ध हुआ है। समुद्रगुप्त के दौर में गृह युद्ध हुआ। अशोक पर आरोप लगता है कि उसने 99 भाइयों की हत्या करके बौद्ध स्रोतों के अनुसार पता चलता है कि वो गद्दी प्राप्त किया था। दिल्ली सल्तनत में इस तरह के दृष्टांत मिलते हैं। तो राजतंत्र में गद्दी की प्राप्ति के लिए गृह युद्ध या उत्तराधिकार का युद्ध एक सामान्य बात है और ये एक वैश्विक घटना है और ये एक हर काल में होने वाली घटना है। तो औरंगजेब ने ये किया तो कोई नई बात नहीं कि राजतंत्र में ये सब घटनाएं होती रहती हैं। राजतंत्र में महत्ता इस बात की होती है कि शक्तिशाली शासन कौन दे सकता है और माइट इज राइट की प्रणाली इस पर लागू होती है। जो शक्तिशाली व्यक्ति होता है वो सबको पराजित करके अपने शक्ति के बल पे अपनी सत्ता को स्थापित करता है। वो लोकतंत्र का युग नहीं। तो औरंगजेब ने कोई नई बात नहीं की और मुगलों के दौर में ही, इसके पूर्व के शासकों में भी गृह युद्ध हुआ। शाहजहां खुद गृह युद्ध का सामना करके बैठा, जहांगीर खुद गृह युद्ध का सामना करके बैठा। वो ये अलग बात है कि वो उस गृह युद्ध का स्वरूप अलग था। दिल्ली सल्तनत में ऐसे बहुत सारे दृष्टांत मिलते हैं। तो सत्ता की प्राप्ति के लिए साम दाम दंड भेद सारी नीतियों का प्रयोग उचित माना जाता है। उतना छोड़ दीजिए, लोकतांत्रिक युग में भी बहुत सारे विद्वान यही मानते हैं कि इलेक्शन जीतने के लिए सब भेद ठीक है। हालांकि सैद्धांतिक रूप से ये बात गलत है। तो तथ्य पर आइए तो पता ये चलेगा कि औरंगजेब ने कोई गलत काम नहीं किया था, बल्कि प्रचलित परिपाटी का पालन किया था। कि खुद शासक बनना चाहता था, उसकी महत्वाकांक्षा थी और अपने महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए उसके रास्ते में जो आया उसको हटाता चला गया। अब इस हटाया तो इसके लिए उसको कीमत चुकानी पड़ी। आज उस पर विधर्मी होने का आरोप लग रहा है, तो ऐसा नहीं था जो जिस समय वो जीवित था उस समय इस आरोप से मुक्त हो गया। जो मुस्लिम उम्मा और उलमाओं का जो सहयोग प्राप्त था उसे किस कीमत पर सहयोग प्राप्त हुआ? तो इस कीमत पर सहयोग प्राप्त हुआ था उनका कि जो दारा शिको है वो विधर्मी है, इस्लाम के नियमों के खिलाफ काम करता है और शाहजहां जो है उसके बहकावे में रहता है, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया। तो उलमाओं के समक्ष और मुस्लिम उम्मा के समक्ष औरंगजेब ने अपने विरोधियों को इस्लाम विरोधी या विधर्मी साबित किया। तो इसका मतलब औरंगजेब को खुद धार्मिक साबित करना पड़ता। अगर नहीं करता तो फिर ये वर्ग उससे असंतुष्ट हो जाता।
तो इस बात का उस पर दबाव था, प्रभाव, कि अपने आप को धार्मिक घोषित करे, अपने क्रियाओं के माध्यम से ये दिखाए कि वो जो है इस्लाम धर्म की रक्षा कर रहा है और वो इस्लाम धर्म को प्रमोट कर रहा है। अब ये तो एक पक्ष था, अगर एक ही पक्ष रहता तो बात अलग होती, लेकिन साथ ही साथ दूसरा पक्ष था कि ये जो उत्तराधिकार युद्ध हुआ, कौन 1656 से लेकर के 58 के बीच, तो इस उत्तराधिकार का युद्ध जो है सांप्रदायिकता के आधार पर नहीं लड़ी गई थी, लॉयलिटी के आधार पर लड़ी गई थी। क्योंकि ये पीरियड वो था जिसमें सबसे अधिक राजपूत मनसबदार थे पूर्व के कालों के तुलना में। तो जो राजपूत मनसबदार थे वो दारा और औरंगजेब के बीच बढ़ गए, और अधिकांश राजपूत मनसबदारों ने जसवंत सिंह को छोड़ करके औरंगजेब का साथ दिया था। औरंगजेब का साथ क्यों दिया था? तो राजपूत मनसबदार भी इस बात को समझते थे कि मुगल जब तक शक्तिशाली हैं तभी तक हम भी शक्तिशाली हैं, और मुगल शहजादों में इन पांचों में सबसे योग्य कोई है तो औरंगजेब है। इसलिए उन लोगों की विचारधारा जो थी उसमें सबसे शक्तिशाली राजपूत मनसबदार जय सिंह, कौन? मेवाड़, आमेर वाले। तो उसने पूरे दिल से जो है औरंगजेब का साथ दिया, धर्मत का युद्ध हो या और कोई युद्ध हो। जसवंत सिंह दारा का साथ दे रहा था, जसवंत सिंह धर्मत के युद्ध में छोड़ के भागा क्यों? तो इसलिए भागा, देख रहा था कि सवाई जय सिंह है सामने, तो इसकी जीत होनी चाहिए। तो इन कारणों से जो है औरंगजेब जीता था। औरंगजेब ने शक्ति के बल पर नहीं जीता था। औरंगजेब के शक्ति कौन थे? तो राजपूत थे, जो इतिहासकार छुपा लेते। तो राजपूतों के बल पर उसने धर्मत का युद्ध और बहादुरपुर का युद्ध और एक और युद्ध का नाम भूल रहे हैं, ये सारे युद्धों को उसने जीता। तो फिर राजपूतों को भी प्रसन्न करना था, राजपूतों के नीतियों के खिलाफ वो नहीं जा सकता था। बात समझ आ रही थी? और यही वजह है कि जसवंत सिंह जो औरंगजेब का विरोधी था, जय सिंह के कहने पर, सवाई जय सिंह के कहने पर जब शासक बना तो जसवंत सिंह को भी उसने मनसबदारी में शामिल कर दिया। तो ये राजपूत शासक का प्रभाव ही न था कि जो बाद में हुआ, पीछे हुआ छोड़िए, अब हम लोग सब देखते। तो अब ऐसी परिस्थिति में पुनीता जी औरंगजेब को दोनों को संतुष्ट करना, दोनों को संतुष्ट, किसको किसको? उलमा वर्ग को भी और राजपूत। तो ये थी उसके आरंभिक शासनकाल में द्वंद्वात्मक स्थिति, ड्युअलिस्टिक पोजीशंस। अब इसके समाधान के लिए, अब देखिए इसके, ये जो द्वंद्वात्मक स्थिति थी, हम यहां पर इसको ऐसे कर देते हैं, इस द्वंद्वात्मक स्थिति के समाधान हेतु औरंगजेब ने मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनाई। निम्न नीतियां, यानी राजपूतों को तो खुश रखे हुए था ही कि जिसकी उसको पूरा नौकरी दे दी, जैसे जसवंत सिंह। तो लोग सेटिस्फाइड थे कि औरंगजेब हमारे विरुद्ध नहीं, हमने साथ दिया है, तो जो आदमी जो पद पर था वो पद पर बना हुआ है, और हमने कहा कि जसवंत सिंह को भी रख लीजिए, वो दारा के साथ था, क्या था, हम ही लोग का आदमी है। तो वही बात औरंगजेब ने मान ली। लेकिन उलमा वर्ग को तो संतुष्ट नहीं कर पाया वो। तो उलमा वर्ग को संतुष्ट करने के लिए उसने क्या किया
कि मुस्लिम अपीसमेंट पॉलिसी अपनाई। मतलब जो आरंभिक उसके कुछ घोषणाएं थी उसको देखिए आप, तो आपको पता चल जाएगा कि जैसे नौरोज के उत्सव को बंद करवा दिया। नौरोज के उत्सव पर उसने प्रतिबंध लगा दिया। उसके बाद क्या किया कि नशीली वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा। वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा। उसके बाद मुहतसिब नामक अधिकारी की नियुक्ति की। उसके बाद वैश्यावृत्ति और जुएबाजी को प्रतिबंधित किया। अब देखिए इन कामों पर ध्यान दीजिए। नौरोज उत्सव हिंदुओं में प्रचलित नहीं था, दरबार में प्रचलित था, मुसलमानों में प्रचलित था। इसको उलमा गैर शरई मानते थे, यानी शरीयत के विरुद्ध। ये इस्लामी त्योहार नहीं था, जबकि मुगल इसको मनाते आ रहे थे। मुगल क्यों बनाते थे? तो उनको उनके पास अधिक बीवियां होती थी, तो हर साल कोई ना कोई नई बीवी जो है वो करते रहते थे, अपने हरम में डालते रहते थे। तो मुगल में सिर्फ बादशाह थोड़ी शामिल था, जो पूरा मुगल परिवार था उसमें सब ये लोग शामिल थे। तो अब ईरान से दूसरी दूसरी लड़कियां आती थी। अब जो शासक होता है तो ये कोई नई बात नहीं है। बहुत सारी लड़कियां होती चाहती कि हम राज दरबार से संबंधित रहे, तो उनके पास विवाह ही एक अच्छा ऑप्शन होता है कि हम विवाह करने ताकि एक वैधानिक रूप से राज परिवार में रहें। तो ये नौरोज उनको ये अवसर प्रदान करता था। तो नौरोज जिस दिन मनाया जाता था उस समय दूर दूर से लड़कियां आती थी जो इस मेंटेलिटी की होती थी कि हम राज परिवार से संबंधित हों, तो वो नौरोज के उत्सव में आके विवाह के बंधन में बन जाती थी। इसको उलमा जो है वो गैर इस्लामी मानते हैं और चर्चा का विषय हर बादशाह के समय में रहता था जब जब ये होता था। तो औरंगजेब भी इसका अवलोकन करता था कि एक बात है, एक मुद्दा है जिसको अगर हम करें तो उलमा हमारे पक्ष में हो। दूसरा कि नशीली वस्तुओं पर प्रतिबंध। तो इस्लाम में नशा पूरा हराम है, हिंदुओं में प्रचलित है, लेकिन हिंदू धर्म में भी नशा को अच्छा नहीं माना जाता है। जैसे वर्तमान समय में देखिए नीतीश कुमार ने शराबबंदी की, तो माने कोई भी इसके समर्थन में नहीं आया, विरोध में नहीं आया, सर्वसम्मति से विधानसभा में पारित हो। आरजेडी जो इसका समर्थक है तो वो भी चुप रहा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है शराब पीने को नैतिक रूप से उचित नहीं कह सकता, तो ये भी हिंदू विरोधी नहीं। फिर मुहतसिब नामक अधिकारी की नियुक्ति, ये हिंदुओं पर नहीं किया गया। मुहतसिब को जो नियुक्ति की गई वो इस बात को देखने के लिए कि वो मुसलमानों का नैतिक आचरण देखे कि उसकी मोरालिटी हाई है कि नहीं, और नहीं है तो उसको उपदेश दे, उसकी मोरालिटी हाई करे, अगर नहीं मानता है तो उसको दंडित करे। तो ये भी हिंदुओं के खिलाफ नहीं था। फिर वैश्यावृत्ति या जुएबाजी, तो इसमें तो सब शामिल थे, लेकिन नैतिक रूप से ये सारी चीजें जो है वो सभी धर्मों में गलत मानी जाती थी। तो कोई व्यक्ति अगर ये कोई शासक वैश्यावृत्ति और जुएबाजी पर प्रतिबंध लगाएगा तो कोई भी उसको गलत नहीं कर देगा। आज के भी सरकार शासन में देखिए तो वैश्यावृत्ति वैध नहीं है, अवैध रूप से चलता है, पुलिस छापा मारती है तो कोई पुलिस के स्क्रिप्ट को गलत नहीं कहता। जुआबाजी का अड्डा चलता है, पुलिस अगर छापा मारती है वर्तमान समय में तो कोई ये नहीं बोलता कि गलत, और बोलता है नहीं पुलिस अच्छी काम कर रही है।
तो कहने का अर्थ यह है कि जीवन शासन के आरंभिक वर्षों में औरंगजेब ने ऐसे आदेश निकाले जो आदेश हिंदुओं के विरुद्ध नहीं था और सिर्फ मुसलमानों से संबंधित था, यह हिंदुओं से संबंधित था भी तो हिंदू खुद उसको नैतिक दृष्टिकोण से गलत मानते थे। तो इसलिए आरंभिक वर्षों में उसके जितने भी कृत्य थे वो हिंदू विरोधी नहीं थे, बल्कि इस्लाम में सुधार करने के लिए। तो कोई अपने धर्म में सुधार करना चाहता था तो इसका अर्थ ये नहीं होता था कि दूसरे धर्म के विरुद्ध है। तो ऐसा आरंभ में उसने क्यों किया? तो इसलिए किया कि उलमा ये समझे कि ये इस्लामी नियमों को स्थापित कर रहा है। बात समझ में आई? इस्लामी नियमों को स्थापित कर रहा है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जिस चीज का आरोप उस पर लगता है कि इस्लामी नियम उसने स्थापित किए हैं, वो वास्तव में इस्लामी नियम स्थापित करने का प्रयास नहीं था, बल्कि मुस्लिम उलमाओं को तुष्ट करने का प्रयास था। एक प्रकार से अपीसमेंट पॉलिसी उसने अपनाई, और ये एक ऐसी पॉलिसी थी कि इस पर कोई प्रश्न चिन्ह भी नहीं लगा सकता था कि आप अपीसमेंट कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, क्योंकि सब कुरीतियां थी। बात समझ में आ रही है? अब देखिए इसके बाद जो घटनाक्रम है वो देखिए कि महान ये सारी घटना जो है 1969 में हुई, ठीक है। अब उसके बाद 1679 से नीति में परिवर्तन आता है। नीति में परिवर्तन, तो इस परिवर्तन को आपको समझना होगा कि क्या परिवर्तन आता है। तो पहला ये कि 1679 ईस्वी में जजिया कर लगाया। हिंदू त्योहारों एवं मेलों पर प्रतिबंध लगा। राजपूतों को छोड़कर अन्य हिंदुओं को घोड़े एवं हाथी की सवारी प्रतिबंधित किया। यदा कदा धर्म परिवर्तन को भी प्रोत्साहित किया। हिंदुओं को हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध लगा। और हिंदू मंदिरों के
की अनुमति नहीं। अब देखिए, ये एज ए हिंदू आप ये जो लिखा हुआ बोर्ड पर है, इसको आप इस रूप से समझिए कि पढ़ करके कैसा लगता है, खून खोलता है कि ये तो बहुत गलत काम किया। जो बात है स्पष्ट है ना पूरी जी। और ये सारी बातें जो लिखी गई है वो गलत भी नहीं है, ये आप जान लीजिए। एक पुस्तक है मासिरे आलमगीरी, बोलिएगा तो हम ग्रुप में सेंड कर देंगे, इंग्लिश में है, बहुत टफ इंग्लिश नहीं है, आप भी उसको पढ़ सकते हैं। इसके लेखक हैं मुत्तमिद खां बख्श, ठीक है, ओरिजिनल इंग्लिश में टेक्स्ट में है तो फारसी में लिखा हुआ, लेकिन नेल्सन ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। तो कौन सी किताब बोले? मासिरे आलमगीरी का सबसे जो ऑथेंटिक ट्रांसलेशन है वो निकोलसन्स का है, तो वो है बोलिए गुरु। ये जितनी बातें लिखे हुए हैं वो सब के सब सही है, ठीक है। अब देखिए कि इसके पीछे जो तथ्य है वो आपको समझना है कि जो अतहर अली सतीश चंद्रा और आरपी त्रिपाठी सतीश चंद्रा से बहुत भयंकर स्टोरी है। आप वीडी महाजन का किताब पढ़िएगा तो उसमें आरपी त्रिपाठी को बहुत कोट किया गया। मिडावल पीरियड का दिल्ली सल्तनत पर भी उनका बहुत अच्छा वर्चस्व है। तो इन लोगों ने बहुत रिसर्च किया और पाया कि आखिर वास्तविकता क्या थी। अगर ये सारी चीजें वास्तव में लागू थी, कब? तो 1679 में, उसके बाद भी वो 1707 तक रहा। तो ऐसी स्थिति में तो काफी विद्रोह हो जाना चाहिए था। सैनिकों की संख्या के हिसाब से बहुमत में हिंदू थे उसके सेना में, सिर्फ मनसबदार ही अधिक थे ऐसा नहीं था। तो आखिर राज क्या था, इस पर इन तीनों का ध्यान किया तो पता ये चला कि ये जो 1679 का पीरियड है उसके पहले ही कुछ राजपूत रियासतों ने विद्रोहात्मक रुख अपनाया। तो राजपूत रियासतों ने जो विद्रोहात्मक रुख अपनाया था उसके पीछे कारण था कि अधिक मनसब की प्राप्ति, यानी अधिक पद की प्राप्ति तो नहीं मिलता था, क्योंकि अब जगह खाली था ही नहीं। तो पोस्ट खाली नहीं है तो नौकरी कहां से देंगे, तो इसलिए का असंतोष पनपता था। और ये संकट पहले से चला रहा था मनसबदारी का, जिसका प्रभाव अभी भी बताया कि कृषि के क्षेत्र में पड़ा। तो उधर से राजस्व की प्राप्ति कम होने लगी, तो इसका प्रभाव मुगल सम्राट पर भी पड़ा और मुगल मनसबदार भी पड़ा। दोनों की आय घट रही थी। ये शाहजहां के समय में जो 8 महीने का सेवा था उससे ये साबित होता है। प्लस किसान भी भागने लगे थे पाही काश्त, तो रही सही कसर उसने तोड़ दी कि अब उत्पादन ही बहुत सारे इलाके में ठप हो गया, माने शून्य बुरा जस की प्राप्ति की स्थिति आ गई। तो एक ऐसा अंतर्निर्भर दुष्चक्र का निर्माण हुआ जिसने बहुत सारे असंतोषों को एक बार जन्म दे दिया। और ऐसी परिस्थिति में औरंगजेब ने इस पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए इसने ये सब आदेश निकालने शुरू कर दिए ताकि लोग डर से जो है विद्रोह नहीं करें या ऐसा नहीं करें। और मंदिर को तोड़ने या नवीन मंदिर नहीं बनाने, ये तो आदेश शाहजहां के समय से ही था। ये इसने कोई नवीन आदेश नहीं निकाले। लेकिन मासिरे आलमगीरी का जो विवरण है मुत्तमिद खां लिखता है, तो उसके बाद एक और पहलू है कि ये सब लागू ही नहीं किए गए। जैसे हेलमेट चेक करने, जैसे कोचिंग चलाने का बिहार में एक रूल है। क्या रूल है पता है आपको? तो रजिस्ट्रेशन कराइए डीओ ऑफिस में,
और पहले साल में 5,000 रुपया जमा कीजिए, और जो कोचिंग होगा उसमें पेशाब करने की व्यवस्था होगी, लाइब्रेरी की व्यवस्था होगी, क्लासरूम हाइजेनिक होगा, हाइजेनिक माने खिड़की उड़की होना चाहिए, स्वच्छ जल की व्यवस्था होनी चाहिए, साइकिल और मोटरसाइकिल लगाने का जगह होना चाहिए, अग्निशमन यंत्र होना चाहिए। ये सब सुविधाओं से लैस आप होगा तभी आप कोचिंग खोल सकते हैं, अन्यथा नहीं खोल सकते। और यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया और या इन नियमों का पालन नहीं किया तो आपको 3 लाख रुपए जुर्माना या 2 साल की सजा मिलेगी। ये बिहार कोचिंग संचालन अधिनियम में ये सारे प्रावधान है, जो आप नहीं जानते होंगे, हम बता रहे हैं। अब आपसे पूछते हैं पुनीता जी, क्या गया में जितना कोचिंग है वो सब इन नियमों का पालन कर रहा है? मान लिया 100 कोचिंग है तो 100 का 100 डीओ ऑफिस पे रजिस्टर्ड है, पता चलेगा 1-2 है, 4-5 है, वो भी नहीं है। और एक बार आप रजिस्टर्ड हो गए तो प्रति वर्ष आपका वेरिफिकेशन होगा और 3,000 रुपया आपको फिर शुल्क जमा करना पड़ेगा। तो मान लिया किसी साल डर से कि किसी ने करा भी लिया है तो अगले साल जो है नहीं करवाएगा। अब नीतीश कुमार का यह नियम क्या पूरे बिहार में प्रभावशाली ढंग से लागू है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अगर लागू हो जाएगा तब ना शिक्षकों के पेट पर लात पड़ेगा, सारे के सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद हो जाएंगे। लागू होने का मतलब क्या है कि सब काम धाम छोड़ करके डीओ जितना है सब जगह वेरिफिकेशन करो। खाली आज पेपर में छपे और कल से देखिएगा कि गया में बोर्ड उतरना शुरू हो जाएगा। ना भाई अब नहीं पढ़ाएंगे, इसलिए कि जो शरायत है उसकी पूर्ति हो ही नहीं सकती। गली कूचा में कोचिंग है, 5 को लेके बैठा हुआ है वो, तो 500 जो पढ़ा रहा है उस 500 से तो उसका खुद पेट नहीं चल रहा है, तो 5,000 रुपया वो रजिस्ट्रेशन फीस कहां से देगा वो? और गर्मी लग रहा है तो एसी कहां से लगाएगा वो? तो व्यवहारिक नहीं है वो। अब जब नहीं है सरकार उसको इंप्लीमेंट करेगी तो क्या हो जाएगा? सारा कोचिंग बंद हो जाएगा? नहीं होगा। तो सारा कोचिंग जब बंद हो जाएगा तो एक क्वेश सोसाइटी में क्रिएट हो जाएगा, फिर इस अधिनियम के खिलाफ विद्रोह हो जाएगा। हम आपको एग्जाम्पल इसलिए दे रहे हैं कि कोई कानून अगर अव्यवहारिक है तो वो लागू नहीं होती, और अगर लागू हो गई तो विद्रोह होना अनिवार्य है। तो औरंगजेब ने जो ये सब आदेश जारी किए ये अव्यवहारिक थे, इनप्रैक्टिकल थे, इसीलिए लागू नहीं हुए। यदि लागू हो जाते तो फिर विद्रोहों का एक तांता लग जाता, क्योंकि सब के सब हिंदू के विरुद्ध। कोई मंदिर में पूजा नहीं करेगा, ये पॉसिबल है, चाहे युग कोई भी हो। आप मंदिर बनाने से रोकिएगा तो रुक जाएगा, चाहे युग कोई भी हो। तो इसका मतलब यह हुआ कि इन रिसर्चर्स ने यह साबित किया कि यह सब सिर्फ कागजी आदेश थे, ये वास्तविक नहीं था। तो अब इसको ऐसे कीजिए कि जितना कोचिंग चलाने वाला है उनसे आप इंटरव्यू लीजिए, क्या आपको पता है कि आप गैर कानूनी कर रहे हैं? अरे जाइए, नहीं सब कोचिंग पर कर रहे हैं, उसको पता भी नहीं है कि ये सब कानून भी है। अधिकांशों को बड़ा आए हैं कानून दिखावे, यहाँ पेट पालने से फुर्सत नहीं आई, कानून है, हम पढ़ने जाएंगे। नहीं 20 है, हाँ 20 है। तो उस कैटेगरीज में भी जो है कम से कम 100 कोचिंग आ जाएगा। 20 का संख्या नहीं होगा मुन्ना भाई, 20 बहुत बड़ी संख्या नहीं। हाँ 200 होता, 100 होता, तब आप बोल सकते थे। 20 तो बहुत मिनिमम संख्या है। तो इस तरीके से हम एग्जाम्पल देके ये साबित करना चाह रहे हैं कि इतिहास में बहुत सारा चीज वर्तमान से तुलना करके भी निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इतिहास समसामयिक होता है। तो इस आधार पे ये तीनों ने ये साबित कर दिया कि औरंगजेब की नीतियां लागू नहीं। तब पूछा गया इनसे कि तब पतन काहे हो गया?
जब इतना गोल गोल अच्छी अच्छी बातें आप कर रहे हैं, फेवर में बात कर रहे हैं आप औरंगजेब के, तो फिर औरंगजेब के मरने के बाद तो सत्ता रहनी चाहिए थी, क्यों नहीं रही? तब फिर अब आइए जो शुरू में आपको व्याख्या किए थे उसको यहां जोड़ दीजिए कि असल में मुगल वंश का पतन औरंगजेब की धार्मिक नीतियों के कारण नहीं हुआ। हाँ, धार्मिक नीति के कारण कुछ असंतोष उत्पन्न हुए यह कहा जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो असंतोष पूरे मुगल साम्राज्य को धराशायी कर देगा ऐसा नहीं है। जैसे इसको एग्जाम्पल ऐसे लीजिए, क्योंकि लड़का आपके जो है वो घर पर एक पत्थर मार रहा है और पत्थर मारने से आप बोले कि मेरा घर गिर जाएगा पूरा, ऐसा हो सकता है क्या? क्योंकि घर की बुनियाद बहुत मजबूत है। घर की बुनियाद पर जब प्रहार होगा तभी जो है घर गिरेगा। तो मुगल साम्राज्य का जो बुनियाद था, मनसबदारी व्यवस्था था, उसमें संकट उत्पन्न हो गया और वो संकट उत्पन्न होने से जो है वो साहब शासन जो है धाराशायी हो गया, और धाराशायी ऐसा हो गया कि उसका स्थान फिर कोई भारतीय शक्ति नहीं ले पाया। ये सबसे बड़ा सबूत है। अगर कोई भारतीय शक्ति ले लेता उसका स्थान, बहुत सारे राजपूतों की रियासतें थी, तो वो सत्ता पर कब्जा कर लेते। इसका मतलब वो उसी संकट से वो भी जूझ रहे थे, तो इसलिए उनके पास भी वो सामर्थ्य नहीं था। और जिसका लाभ किसने उठाया? तो जिसका लाभ अंग्रेजों ने उठाया। फौरन बात नहीं, 150 वर्षों तक समय दिया गया आपको। 150 वर्षों में आपकी राजनीतिक व्यवस्था जो थी वो इतनी जर्जर हो गई थी, इतनी कंगाल हो गई थी कि उस राजनीतिक व्यवस्था में ये शक्ति ही नहीं थी कि एक केंद्रीकृत सरकार की स्थापना कर सके। और इसी विकेंद्रीकरण का लाभ उठा करके अंग्रेजों ने जब देख लिया, अंग्रेज तो आ गए थे पहले ही 1608 में, तो 150 वर्षों तक देखा उन्होंने कि कोई दम नहीं है यहाँ के नेताओं में या यहाँ के राजाओं में, और एक राजाओं को दूसरे राजाओं से लड़वा के धीरे धीरे किया कि अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा कर लिया। तो इस दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है। इसीलिए 18वीं शताब्दी का भारत का इतिहास के बारे में अक्सर जो है वो यूपीएससी में सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि वही परिवर्तन बिंदु है उस पर, और बहुत रिसर्च की आवश्यकता है वहां पर। अंग्रेज ब्रिटिशर इतिहासकारों ने समझाना शुरू कर दिया कि 18वीं शताब्दी एकदम पतन का काल था, कुछ नहीं था उसमें। हम लोग आए तो सबको विकसित किया। तो पुरानी किताबें पढ़िएगा तो उसमें ये विचारधारा मिलेगी, लेकिन नए रिसर्चर साबित कर रहे कि नहीं भाई ऐसी बात नहीं था। 18वीं शताब्दी भी इकोनॉमिक बड़ी स्ट्रांग थी, समाज बड़ा स्ट्रांग था। तो फिर क्यों राजनीतिक शक्ति कमजोर हो गई? तो राजनीतिक शक्ति इसलिए कमजोर हो गई कि क्षेत्रीयता का ऐसा उदय हो गया कि हर क्षेत्रीय सत्ता उसी दौर में पहुंच गया जिस दौर में 7वीं से लेकर के 12वीं शताब्दी तक भारत था। तो इस तरीके से अंततः हम लोग निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि मुगल साम्राज्य के पतन के लिए औरंगजेब की धार्मिक नीति को यदि उत्तरदायित्व का प्रश्न है तो आंशिक रूप से हम सत्य मान सकते हैं। पूर्णतः औरंगजेब की धार्मिक नीति उत्तरदायी नहीं थी, बल्कि वस्तुस्थिति ये थी कि उस समय का आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी थी जिसके समय में कोई भी शासक रहता तो उसको पतन का शिकार होना पड़ता। हम समझते हैं कि इस ध्रुव टॉपिक को समझाने में हम पूरी तरीके से सफल रहे।